एक बड़ा ही अजीब सवाल से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। एक तरफ है एसिटिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर मास है 60। 60, ठीक है। दूसरी तरफ है प्रोपैनवानॉल, एक अल्कोहल, उसका मॉलिक्यूलर मास भी सेम 60। बराबर। तो कॉमन सेंस तो यही कहता है कि अगर दो चीजों का वजन एक जैसा है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी आसपास ही होना चाहिए, है ना? एग्जैक्टली, यही एक्सपेक्टेशन होगी। लेकिन साइंस अक्सर कॉमन सेंस को चैलेंज करती है। अच्छा, प्रोपेनवानॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 97 डिग्री सेल्सियस, जो कि काफी हाई है, नो डाउट। लेकिन बराबर मास वाला एसिटिक एसिड उससे भी कहीं आगे 118 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है। ऑलमोस्ट 20 डिग्री का फर्क। हाँ। एक ही मास, फिर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? इसी क्यों का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। हम गहराई से समझेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। हाँ, ये है यूनिट 8, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एक आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। और ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि केमिस्ट्री की रूह समझने के लिए जरूरी है। राइट। ये हमें बताता है कि कैसे एक छोटा सा फंक्शनल ग्रुप, मतलब COOH ग्रुप, एक पूरे मॉलिक्यूल की किस्मत तय कर देता है। उसका पूरा बिहेवियर। हाँ, उसका नेचर, वो पानी में घुलेगा या नहीं, वो कितनी गर्मी बर्दाश्त करेगा, ये सब कुछ। तो चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं। ओके, तो इस पजल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके रहते हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है? सबसे सिंपल लेवल पर सोचिए। कोई भी लिक्विड इसलिए है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं। ठीक है। इस पकड़ को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। राइट। जितनी मजबूत ये पकड़ होगी, उन मॉलिक्यूल्स को अलग करके गैस बनाने में उतनी ही ज्यादा एनर्जी यानी हीट लगेगी, और इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। सिंपल। हाँ बिल्कुल। तो आसान भाषा में मॉलिक्यूल्स के बीच का ग्लू जितना स्ट्रॉन्ग, बॉइलिंग पॉइंट उतना हाई। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में ये ग्लू इतना मजबूत क्यों है? क्योंकि इनके पास एक सुपरस्टार ग्लू है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा बट है। आप कहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अल्कोहल्स में भी होती है। हाँ, अभी हमने प्रोपेनवानॉल की बात की, उसमें भी तो है। करेक्ट। फिर एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट उससे भी ज्यादा क्यों है? व्हाट्स द सीक्रेट इंग्रेडिएंट? यही सवाल है। हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। हाँ, यही वो कॉमन कंफ्यूजन है जहां स्टूडेंट्स फंसते हैं। बिल्कुल। सबको लगता है OH ग्रुप देख लिया, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बस कहानी खत्म। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। एग्जैक्टली, और वो ट्विस्ट छुपा है COOH ग्रुप के स्ट्रक्चर में ही। इसमें दो हिस्से हैं। ओके। एक है OH ग्रुप जिसका हाइड्रोजन थोड़ा सा पॉजिटिव होता है। ये हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन बॉन्ड डोनेट कर सकता है, यानी बना सकता है। ठीक है, डोनेट कर सकता है। दूसरा हिस्सा है C डबल बॉन्ड O यानी CO ग्रुप। इसका ऑक्सीजन थोड़ा नेगेटिव होता है, तो ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्सेप्ट कर सकता है। अच्छा, तो मतलब एक ही मॉलिक्यूल में दो अलग अलग रोल हैं। एक हाथ से बॉन्ड दे रहा है और दूसरे हाथ से बॉन्ड ले रहा है। यस, डोनर भी एक्सेप्टर भी। ओके। बिल्कुल, और यही इसका सुपर पावर है। अब इसको अल्कोहल से कंपेयर कीजिए। राइट। अल्कोहल के पास सिर्फ OH ग्रुप है, वो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनेट कर सकता है। एक तरह से वन वे ट्रैफिक है। तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स एक लंबी चेन की तरह जुड़ते हैं, जैसे हाथ में हाथ पकड़कर। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड वो दोनों काम कर रहा है। हाँ, क्योंकि वो डोनर और एक्सेप्टर दोनों है। वो सिर्फ चेन नहीं बनाता, वो एक पूरा 3D जाल, एक स्पाइडर वेब जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। ओह वाओ। एक मॉलिक्यूल अपने ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट, हर तरफ से दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है। वाओ, अब समझ में आया। मतलब एक सिंपल धागे की चेन को तोड़ना आसान है, लेकिन एक पूरे मकड़ी के जाल को तोड़ना बहुत मुश्किल है। हाँ, उसमें हर तरफ से कनेक्शन है। इसीलिए इस जाल को तोड़कर गैस बनाने में यानी बॉईल करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। परफेक्ट, यही इसका कोर कॉन्सेप्ट है। तो अगर एग्जाम के लिए इसकी एक वन लाइनर डेफिनेशन देनी हो तो वो ये होगी: फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स like high boiling points and water solubility are dominated by their ability to form extensive intermolecular hydrogen bonds. Okay. Because the COOH group acts as both a hydrogen bond donor and an acceptor. यही वो extensive word है जो सबसे important है। ये डोनर एक्सेप्टर वाली बात ने तो पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दिया। लेकिन ये 3D वेब इमेजिन करना अभी भी थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है।
क्या इससे समझने का कोई आसान तरीका है? जरूर। कोई रियल लाइफ कंपैरिजन जिससे ये हमेशा के लिए याद हो जाए? बिल्कुल। एक एनालॉजी सोचते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स को सोशल मॉलिक्यूल्स की तरह इमेजिन कीजिए। सोशल मॉलिक्यूल्स? ओके, इंटरेस्टिंग। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें आपस में मिलना, जुलना, जुड़ना बहुत पसंद। ठीक है, तो इस एनालॉजी में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हुआ? उनके बीच का हैंडशेक। सिर्फ हैंडशेक नहीं, एक मजबूत ग्रुप हग समझिए। हाँ, ओके, ग्रुप हग। जब ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में होते हैं तो ये एक टाइट नेट कम्युनिटी बना लेते हैं। हर मॉलिक्यूल अपने कई पड़ोसियों के साथ इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ग्रुप हग से जुड़ा रहता है। राइट। अब अगर आपको इस पूरी कम्युनिटी को तोड़कर अलग अलग करना है, यानी लिक्विड को बॉईल करके गैस बनाना है, तो सारे ग्रुप हग्स तोड़ने पड़ेंगे। हाँ, आपको उन सभी ग्रुप हग्स को एक साथ तोड़ना पड़ेगा और उसके लिए बहुत एनर्जी लगेगी। और इसी एनालॉजी में अल्कोहल मॉलिक्यूल्स कैसे फिट होंगे? गुड क्वेश्चन। अल्कोहल मॉलिक्यूल्स ऐसे लोग हैं जो बस एक लाइन में एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हैं। अच्छा। उन्हें अलग करना इस ग्रुप हग वाली कम्युनिटी को तोड़ने से काफी आसान है। मेक सेंस। इसीलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई तो होता है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स जितना नहीं। एक और विजुअल सोचा जा सकता है, स्पाइडर वेब ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स का। पूरा लिक्विड एक जाल जैसा है। हाँ, बिल्कुल, जिसमें से एक मॉलिक्यूल को निकालना मतलब पूरे जाल को तोड़ना। ब्रिलियंट। लेकिन एक बेसिक सवाल, साइंटिस्ट्स ने ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट बनाया ही क्यों? इसके बिना क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जो सॉल्व नहीं हो रही थी? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के बिना हम सिंपल लैब ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते थे। जैसे हमने बिल्कुल शुरू में एक एग्जाम्पल लिया था, फॉर्मिक एसिड्स जिसका मास है 46, वो 101 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, पानी से भी ज्यादा। वाओ। जबकि उससे काफी भारी मीथाइल फॉर्मेट जिसका मास 60 है, वो सिर्फ 32 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है। वजन ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम। हाँ, ये तो फिजिक्स के नॉर्मल रूल्स के खिलाफ है। राइट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट ही इस अनोखी, इस काउंटर इंट्यूटिव रियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया था। ये एक मॉडल है जो हमें दिखाता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या हो रहा है। ओके, अब ये थ्योरी बिल्कुल सॉलिड लग रही है। क्या हम इस प्रोसेस को, इस सोशल मॉलिक्यूल्स के डांस को स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइज कर सकते हैं? बिल्कुल। लेट्स बिल्ड अ मेंटल मूवी। मान लीजिए हमारे पास एक बीकर में लिक्विड एसिटिक एसिड है। ठीक है, चलिए इस बीकर में मेंटली जूम इन करते हैं, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल तक। ओके। स्टेप 1, द लिक्विड स्टेट। आपको दिखेगा कि हर एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल स्थिर नहीं है, वो अपने पड़ोसियों से एक मजबूत नेटवर्क में जुड़ा है। हर मॉलिक्यूल का OH ग्रुप का H पास वाले मॉलिक्यूल के COO ग्रुप के O की तरफ पॉइंट कर रहा है, और इनके बीच एक डॉटेड लाइन है। यही है हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जैक्टली, यही है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कोई एक लाइन नहीं है, ये हर दिशा में फैला हुआ एक 3D लैटिस जैसा दिख रहा है, एक अनोखा आपस में गुंथा हुआ जाल। ठीक है, आई कैन सी दैट। एक बिजी वेल कनेक्टेड कम्युनिटी। हाँ। अब इस कम्युनिटी में हम पानी डालते हैं तो क्या होता है? अब आता है स्टेप 2, डिसॉल्विंग इन वाटर। पानी खुद हाइड्रोजन बॉन्ड्स का मास्टर है, उसका अपना एक बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है। राइट। जैसे ही आप एसिटिक एसिड इसमें डालते हैं, एसिटिक एसिड के सोशल मॉलिक्यूल्स देखते हैं कि पानी भी उन्हीं की तरह सोशल है। अच्छा। तो वो अपने पुराने बॉन्ड्स, मतलब एसिटिक एसिड बॉन्ड्स तोड़कर पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ नए उतने ही मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं। तो वो उस नेटवर्क में इंटीग्रेट हो जाते हैं। हाँ, वो पानी की कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड्स पानी में इतनी आसानी से घुल जाते हैं, यानी सॉल्युबल होते हैं। मेक्स परफेक्ट सेंस। एक सोशल ग्रुप दूसरे सोशल ग्रुप में आसानी से मिल गया। लेकिन अब इसका उल्टा करते हैं। ओके। अगर पानी की जगह कुछ ऐसा सॉल्वेंट डालें जो एंटी सोशल हो, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती, जैसे कि बेंजीन। एक्सीलेंट क्वेश्चन। अब आते हैं स्टेप 3, इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। बेंजीन जैसे सॉल्वेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना सकते। वो इस सोशल गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। तो अब एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स क्या करें? उन्हें तो आपस में जुड़ने की आदत है। राइट, सॉल्वेंट तो उनसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा। हाँ, तो वो आपस में ही जुड़ जाते हैं। 2 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स एक साथ आते हैं और एक दूसरे के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाकर एक पेयर बना लेते हैं। ओहो। वो एक दूसरे की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जरूरत पूरी कर देते हैं। इस स्पेशल पेयर को, इस बड़ी सिस्टम को हम केमिस्ट्री में कहते हैं डाइमर। वाह, तो जब कोई और दोस्त नहीं मिला तो आपस में ही बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। हाँ। ये डाइमर का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। तो
ये सारी कहानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हुई। क्या इसके कुछ ऐसे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हैं जो हम देख सकते हैं या जिनका टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता हो? जरूर। सबसे पहला और क्लासिक एग्जाम्पल तो वही है जिससे हमने शुरू किया था, द काउंटर इंट्यूटिव एग्जाम्पल। एसिटिक एसिड वाला? नहीं, उससे भी क्लियर। एसिटिक एसिड जिसका मास 60 है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 118 डिग्री सेल्सियस। हाँ। जबकि उससे लगभग सेम मास वाला ब्यूटेन, मास 58, जो आपके लाइटर में होता है, ओके। उसका बॉइलिंग पॉइंट है -1 डिग्री सेल्सियस। अरे, जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, सोचिए, एक तरफ 118 डिग्री की गर्मी, दूसरी तरफ -1 डिग्री की सर्दी। ये इतना बड़ा फर्क सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। ब्यूटेन में ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं होती। That really puts it in perspective. ये तो डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल हो गया। What about technology? क्या ये डायमा बनाने की या स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी कहीं इंडस्ट्रियली यूज होती है? बहुत ज्यादा। एक फैंटास्टिक एप्लीकेशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। Really? कैसे? बहुत। कई बार जो दवाई ड्रग मॉलिक्यूल हम बनाते हैं वो स्टेबल नहीं होती या पानी में ठीक से घुलती नहीं, अच्छा। जिससे बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हीरो की तरह आते हैं। कंपाउंड्स जैसे बेंजोइक एसिड को को-क्रिस्टल फॉर्मर की तरह यूज किया जाता है। को-क्रिस्टल फॉर्मर, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि ड्रग मॉलिक्यूल और बेंजोइक एसिड दोनों को एक साथ मिलाकर क्रिस्टलाइज किया जाता है। ओके। अब होता क्या है कि ड्रग मॉलिक्यूल और बेंजोइक एसिड का COH ग्रुप आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए एक नया सुपर स्टेबल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वाओ! ये नया क्रिस्टल, जिसे हम को-क्रिस्टल कहते हैं, ओरिजिनल ड्रग से ज्यादा स्टेबल हो सकता है या फिर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे बॉडी उससे बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाती है। उसको क्या कहते हैं? बायोअवेलेबिलिटी। एग्जैक्टली, उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। ये सब इस सिंपल से हाइड्रोजन बॉन्ड के कॉन्सेप्ट की देन है। अनबिलीवेबल। मतलब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं वो आगे जाकर लाइफ सेविंग ड्रग्स को बेहतर बनाने में काम आता है। बिल्कुल। दिस हैज बिन इनक्रेडिबली क्लियर। लेकिन अगर इस पूरी चर्चा को कुछ गोल्डन रूल्स में डिस्टिल करना हो जो एग्जाम के टाइम पर बिल्कुल आसानी से याद आ जाए, तो वो क्या होंगे? जरूर। चलिए इसके एग्जाम सेफ टेकअवेज बनाते हैं। ठीक है। पहला रूल, अगर सवाल आए कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स अनयूजुअली हाई क्यों होते हैं, सीधा जवाब है एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। राइट, एक्सटेंसिव वर्ड की है। दूसरा रूल उस एक्सटेंसिव वर्ड का क्यों है ये एक्सटेंसिव H बॉन्ड्स? क्योंकि COH ग्रुप एक ही समय पर हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर OH की वजह से और एक्सेप्टर COO की वजह से दोनों का काम करता है। द मैजिक इंग्रेडिएंट। हाँ, यही वो सुपर पावर है जो इसे बाकियों से अलग बनाता है। गॉट इट। डोनर प्लस एक्सेप्टर। और तीसरा पॉइंट सॉल्युबिलिटी के बारे में है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स पानी में इतने सॉल्युबल क्यों हैं? सेम रीजन, वो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं और पानी के नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। सिंपल एंड क्लियर। चौथा, और ये एक बहुत कॉमन सवाल वाला एरिया है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे बेंजीन में क्या होता है? डाइमर। यस, वहां ये आपस में जुड़कर डाइमर्स बना लेते हैं क्योंकि सॉल्वेंट उनके साथ H बॉन्ड नहीं बना सकता। वो अपना बड़ी सिस्टम चलाते हैं। परफेक्ट। और कोई आखिरी सबसे जरूरी चीज जो याद रखनी हो? हाँ, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक कॉमन मिस्टेक से बचने के लिए। ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में डाइपोल इंटरेक्शंस भी होते हैं, लेकिन उनके सामने हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी ज्यादा डोमिनेंट और मजबूत फोर्स है कि बाकी सब नेग्लिजिबल हो जाती हैं। तो फोकस हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर ही रखना है। हमेशा। ये इस कहानी का अनडिस्प्यूटेड हीरो है। अमेजिंग। तो अगर इस सबको आखिर में रैप अप करना हो तो हमने आज सीखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अजीबोगरीब बिहेवियर का राज एक ही चीज में छुपा है। हाँ, पहली बात, इस कहानी का एक ही हीरो है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। राइट। ये इनके हाई बॉइलिंग पॉइंट से लेकर पानी में घुलने तक हर चीज के लिए जिम्मेदार है। दूसरी बात, ये एक्सटेंसिव बॉन्डिंग इसलिए पॉसिबल है क्योंकि COOH ग्रुप स्पेशल है। उसके पास डोनर और एक्सेप्टर दोनों का सुपर पावर है, जो उसे अल्कोहल से भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। तीसरी बात, इसका सबसे बड़ा सबूत है एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट, जो अपने से भारी मॉलिक्यूल से भी कहीं ज्यादा है, जो कॉमन सेंस के खिलाफ जाता है। बिल्कुल। और आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बात, जब इन्हें कोई H बॉन्डिंग वाला साथी नहीं मिलता, जैसे इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, हाँ, तो ये आपस में ही जुड़कर डाइमर्स बना लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स आखिर में एक ही कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ते हैं। तो आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल दिमाग में आता है।
हमने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे कंट्रोल करती है, खासकर इनका आपस में जुड़ना और डायमर बनाना। तो इस पर सोचिए, नेचर इन्हीं सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कितने कॉम्प्लेक्स तरीकों से करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे शरीर में जो फैटी एसिड्स होते हैं वो भी लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही हैं। ओह राइट, उनकी यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की आदत और उनके नॉन पोलर पार्ट्स के इंटरैक्शन की प्रॉपर्टी ही उन्हें सेल मेम्ब्रेन जैसी जरूरी और कॉम्प्लेक्स चीजें बनाने में मदद करती हैं। वाओ! एक सिंपल सा केमिकल रूल कैसे लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए स्केल अप होता है। हाउ डज दिस सिंपल रूल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्केल अप टू क्रिएट द मशीनरी ऑफ लाइफ इटसेल्फ? इस पर जरूर सोचिए।